फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग तबाही तरीके से देखने वाले हैं आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जो है डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज। पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ कि डेवलपमेंट एंड रिसोर्सेज में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो, फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बायोटिक अबायोटिक, सेकंड पढ़ेंगे रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, थर्ड पढ़ेंगे एंडोसल्फान के बारे में, फोर्थ पढ़ेंगे कैनल के बारे में कि इंदिरा गांधी कैनल ने कैसे कैसे डेवलपमेंट किया, फिफ्थ पढ़ेंगे कि हम रिसोर्सेज को किस प्रकार से कंजर्वेशन कर सकेंगे, छठवां पढ़ेंगे क्या कि जो आपके साइलेंट स्प्रिंग था ना, जो किसने लिखा था, जॉन कार्सन ने, उस बुक में क्या लिखा था। ये 6 टॉपिक से आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहले समझते हैं रिसोर्सेज क्या है। तो देखो यार, रिसोर्सेज का मतलब सीधी भाषा में समझो, ठीक है, एवरीथिंग विच कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स, यानी कि जो हमारे नीड को सेटिस्फाइड करे और जो टेक्नोलॉजिकली एसेसिएबल हो, यानी टेक्नोलॉजिकली हम उसे पा सकें, और इकोनॉमिकली फीसेबल यानी कि हमारे लिए सस्ता पड़े, और कल्चरली एक्सेप्टेबल यानी कि ऐसा तो नहीं कि आप कबाड़ी को लेके जाओगे ले दो दा, तो ऐसे कबाड़ी वाले को कोई चीज लेगा क्या, नहीं, जो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो यानी कि जो सोसाइटी में जिसका कोई वैल्यू हो और सोसाइटी वाले भी उसे लेना पसंद करते हो, उस चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं। तो आई होप करता हूँ आपको रिसोर्सेज का मतलब तो समझ आया होगा। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक आया भाई क्या, बायोटिक एंड अबायोटिक। अब बोलोगे सर जी बायो में भी अबायोटिक बायोटिक, इसमें भी अबायोटिक बायोटिक। तो देखो यार, ये सब ना टेक्निकल चीजें हैं, तो इन सबको तो आपको पता ही होना चाहिए कि बायोटिक क्या होता है और अबायोटिक क्या होता है। तो देखो, बायोटिक कंपोनेंट्स हम उन्हें कहते हैं जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो प्लांट्स हैं, जो लिविंग थिंग है, या फिर ऐसा भी समझ सकते हो कि जो फंक्शन जो फंक्शन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जैसे कि जो प्लांट है, प्लांट क्या करता है, प्लांट भाई एक जिंदा चीज है, याद रखना, तभी तो क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है और CO2 को लेता है, क्योंकि वो काम कर रहा है ना कुछ। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स हो गए, ऑर्गेनिज्म हो गए, जो जैसे चिड़ै लोग चींचा चींचा कर रहे हैं, वो सब क्या है, ऑर्गेनिज्म है, अबायोटिक कंपोनेंट। न्यू जो जिंदा है वो क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट। अब जैसे पथरा वथरा है, पहाड़ वहाड़ है, ये सब क्या है, अब अबायोटिक कंपोनेंट है ना। जैसे कि जो चिड़ै चुरगुन है, जैसे कि हम ऑर्गेनिज्म है, ये क्या हो गया, बायोटिक। और जो जितने भी क्या बोलते हैं, पहाड़ वगैरह पत्थर वगैरह रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, अबायोटिक। तो ये बायोटिक अबायोटिक समझ आ गया। थर्ड चीज हम ये देखेंगे क्या, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। तो इसको जरा विस्तार से समझो कि इसके बारे में क्वेश्चन आता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिन्हें हम जितना भी यूज करें ना, वो खत्म नहीं होने वाला। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आपको दे के समझा रहा हूँ, सनलाइट है ना। सनलाइट को हम जितना भी यूज कर ले, क्या उसका रे खत्म हो जाएगा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसके अंदर आपको होमवर्क है दोस्तों कि आप बताएंगे कि जो सन है वो कौन कौन से गैसेस से मिलके बना है, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना भाई, अगर हम लोग उसको कितना भी यूज करें वो खत्म होने वाला नहीं है, भले आप खत्म हो जाओगे वो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि उन्हें अगर हम मतलब वो एक स्पेसिफिक अमाउंट में ही है, यानी कि हम उसे एकदम अंबानी की तरह कुछ भी यूज करने नहीं चल गए, लगा रहे यूज कर रहे लगा, ऐसा थोड़ा ना करोगे, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का चलो कुछ भी करो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को अति किए ना तो खत्म हो जाएगा। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखो पेट्रोलियम से। अब देखो, आपने भी बायो में पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा कि पेट्रोलियम जो है फॉसिल से बनता है, इसलिए हम उसे फॉसिल फ्यूल कहते हैं। और एक फॉसिल को भाई डिल्यूशन होने में, यानी कि एक फॉसिल को पेट्रोलियम में चेंज होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर चाहिए। आप मुझे बताओ कि जितने भी फॉसिल फ्यूल्स रहेंगे, अगर हम उसे दंदना यूज करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो जो फॉसिल फ्यूल रहेंगे वो खत्म हो जाएंगे, और खत्म हो जाएंगे, फिर उनको मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे पेट्रोलियम बनने के लिए, है ना, मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे पेट्रोलियम बनने के लिए। और आपका जिंदगी कितने का, 100 साल छोड़ना, अभी तो खैर 60-70 में ही सब निपट रहे हैं, ठीक है, 70 साल ही मान के चलो। तो आप मुझे बताओ कि मिलियंस ऑफ ईयर ज्यादा होते कि 70 साल, भाई मिलियंस ऑफ ईयर यानी बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 10 लाख बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। करोड़ों साल लगते हैं भाई उसको बनने में। तो आप मुझे बताओ, हम लोग उसका अति यूज करेंगे, है ना, गाड़ी चलाएंगे, पल्सर चलाएंगे, बुलेट चलाएंगे, अति यूज करोगे उसका, है ना, तो क्या होगा भाई, वो एक दिन खत्म हो जाएगा, और उसी को क्या बोला जाता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब देखो, हम लोग भी कितने लेट भेड़े हैं ना, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लेट भेड़े हैं, ठीक है। तो देखो यार, अब मैंने बता दिया कि आपको ये जो था ना, नॉन रिन्यूएबल बायोटिक अबायोटिक, इसके बाद 4 और जो है टर्म पता होने चाहिए आपको, जो मैं बता रहा हूँ आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट आएगा पोटेंशियल, यानी कि हमारे पास जो पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास ना इतना आती है वो रिसोर्सेज, इतना आती है वो रिसोर्सेज, लेकिन हम लोग उसे यूज नहीं करते हैं। जैसे सनलाइट हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हम लोग उसको कहाँ ज्यादा यूज करते हैं बताओ, है ना, सोलर सिस्टम बस लगा दिए, बस सिस्टम खत्म। और बाकी पेट्रोलियम पूरा धंधनाक यूज कर रहे हैं। दूसरा आता है क्या, डेवलप्ड रिसोर्सेज, जैसे कि पेट्रोलियम, मतलब वो कम अमाउंट में है, फिर भी हम लोग भयभीत यूज करें, ले ला ऐसा लाला लाला करके गाना गाना गा गा पूरा पेट्रोलियम भरने के लिए, फोन में बतिया बतिया पेट्रोलियम भरा था बस। बेटा पेट्रोलियम बहुत कम है रे बाबू, समझो रे, गाड़ी ज्यादा पल्सर वल्सर मत चलाया करो।
ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, स्टॉक, यानी कि हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम जो है उस चीज़ को बना, मतलब टेक्नोलॉजी है जी लेकिन वो बहुत ज़्यादा मतलब हमको महंगा पड़ जाएगा। तीसरा हो जाएगा मतलब चौथा हो जाएगा क्या, रिजर्व रिसोर्सेस, यानी कि हमने उसे रिजर्व करके रखा है फ्यूचर के लिए, जैसे डैम का वाटर। अब देखो मैं क्या बैल लोगों को देखता हूँ, कई लोग एकदम ऐसे सोचेंगे कि ये जो स्पिलिंग वेयर लगे रहता है ना यहाँ पे, तो मतलब ये डैम जो है, मान के चलो हीराकुंड डैम तो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, इधर पानी भरा है पूरा। अब कई लोग, मैं बोल रहा हूँ भाई डैम क्या होता है, तो कई लोग ऐसा बोल देते हैं यही डैम है। बेटा ये डैम नहीं है, इसको स्पिलिंग वियर बोलते हैं। वियर, ये थोड़ा ना डैम होगा, ये जो पानी भरा है ना ये होता है डैम। समझ आया रे, डैम और स्पिलिंग वियर में अंतर। तो कई लोग को पूछोगे तो यही बता रहे स्पिलिंग वियर डैम है, ये डैम ससुरा डैम है ना। तो ठीक है, तो अब आपने पूरा चीजें समझ लिया क्या रिसोर्सेज के बारे में। अब हम लोग देखते हैं आपका जो टॉपिक है ना डेवलपमेंट की, रिसोर्सेज के लिए हम डेवलपमेंट कैसे कैसे ला सकते हैं। तो देखो, डेवलपमेंट समझने से पहले ना आपको इसके कॉजेज समझने होंगे कि हमने क्या क्या बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है रिलोड करके बहुत ज़्यादा चीज़ें गवा दी हैं हमने। जैसे कि हमें अगर इंडस्ट्री खोलना है यार, तो हमें बहुत सारे अमाउंट में क्या चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। जैसे प्लांट का वुड चाहिए जो हमें जलाने के लिए, तो अब उससे हो ये रहा है कि जो प्लांट है ना, प्लांट बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में रह गए हैं। जैसे कि आपको पता था कि अमेजोन जो है 20% क्या करता था पूरे पूरे वर्ल्ड में, पूरा क्या करता था ऑक्सीजन का सप्लाई करता था, लेकिन आज के डेट में वो सिर्फ 10% ही रह गया। और इसके इसके जिम्मेदार बंदर तो नहीं होंगे कि बंदर लोग बोलेंगे चल हम लोग आरी वारी धर के काट वो करके, ऐसा होगा क्या। और भाई उन्हीं के बंदर के जनजाति हम ही लोग काट रहे हैं धर धर के, ले ला आरी मशीन। बेटा ये सब घटिया चीज। अब मैं तो ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने जिंदगी भर में ना एक प्लांट नहीं लगाया, भाई जिंदगी मत जियो यार, मर जाओ, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर आप एक प्लांट नहीं लगा सक रहे हो तो कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कई लोग को एकदम सिगरेट फूकने के लिए पैसा मिल जाता है, गांजा फूकने के लिए पैसा मिल जाता है बेटा, लेकिन प्लांट लगाने के लिए पैसा नहीं मिलता। पैसा भी नहीं भाई, पंचायत में जाओ, पंचायत से प्लांट लाओ, एक ठोक लगा दो और उसको दिन रात देखते रहो यार, फिर बड़ा हो जाएगा, फिर आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो ये होता था। और पहले के बुजुर्ग लोग अच्छा ही करते थे। जैसे गांव में जाओगे ना भाई, तो आपको देखने को मिलेगा कि पीपल का पेड़ रहता है, बरगद का पेड़ रहता है, वहीं पे सब जो चबूतरा वबूतरा बनाए रहते हैं वहीं पे बैठ के सब लोग मिलते हैं। तो आप समझो यार कि जो बरगद का पेड़ है कितना ज्यादा जो है इनहेल करता होगा, यानी कि कितना ज्यादा रिलीज करता होगा ऑक्सीजन। तो ये सब जो है बड़े बुजुर्ग करके आए हैं, लेकिन आजकल के लोग ना कुछ ज्यादा ही दिमाग वाले हो गए है ना, बहुत ज्यादा दिमाग वाले हो गए। यही दिक्कत है, यही दिक्कत है सोसाइटी का, कि अतीत को आप लोग भूलते जा रहे हो, आप लोग नए टेक्नोलॉजी आ रहा है करके कुछ और। ठीक है, तो महिला को भी ना एक सभ्यता में ही रहना चाहिए, सभ्यता में ही सुंदर दिखती है भाई, है ना। ऐसा नहीं है छोटा छोटा कपड़ा पहन लोगे तो आप क्या, आप सभ्य कहलाओगे क्या, ऐसा नहीं होता यार। साड़ी में देखना कभी भी कोई औरत जो रहेगी ना, उसमें कुछ हमारे कल्चर का एक छवि दिखता है कि हाँ यार ये तो भारत की लगती है करके। और आप लोग अगर बोलोगे अमेरिकन कल्चर को यहाँ लाओगे, वेस्टर्न कल्चर को, मुझे ये बताओ अगर आप वेस्टर्न कल्चर को यहाँ लाओगे और आज कल के डेट में आपको कोई पूछ दिया भाई कि आपका कल्चर कौन सा है, तो आप बोलोगे क्या हम लोग ऐसी क्या बोलते हैं जीन्स पैंट पहन के घूमते हैं, ऐसा थोड़ी ना बोल दोगे। आप लोग बोलोगे क्या हम भारत के कल्चर हम लोग साड़ी पहनते करके। और आज भी देखना है अमेरिका में कई जगह तो साड़ी पहनना चालू भी हो गया फैशन की तरह, लेकिन यहाँ के लोग समझते नहीं है, यही दिक्कत है और कुछ नहीं है। तो ये टॉपिक से बाहर ही चले गए, लेकिन ऐसा नॉलेज लिया करो बीच बात में, ताकि आपको थोड़ा दिमाग ना फ्रेश रहे, वरना पढ़ के ना दिमाग में जिया डालोगे, बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझ आया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या, अब दो चीजें आपको पढ़नी है, एक एंडोसल्फान पढ़ना है जिसमें डीडीटी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डीडीटी। तो इसके बारे में समझो ये डीडीटी क्या था। देखो यार ये डीडीटी क्या था, एक पेस्टिसाइड था जो केरला की तरफ ना, केरला की तरफ एक गांव था जहाँ पे ना फार्मर लोग डीडीटी का यूज करते थे। ये बहुत ज्यादा जहरीला क्या था, प्रोडक्ट था, जो ना मतलब इतना ज्यादा इन्फेक्शन कॉज कर दिया कि किसके कोई हद नहीं है। मतलब ये किस लिए था, ये ना जो जैसे कीट वीट लगे रहते हैं ना, कीटनाशक वगैरह मारते हो, उसी तरीके से ये जो डीडीटी था। अब इससे हुआ ये फ्रेंड्स की ना, कुछ समय बाद यानी बहुत साल बाद, 100 साल बाद करीब, ये जो डीडीटी का असर था ना, ये खुद मैंस के यानी कि ह्यूमंस के ऊपर में भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने लगा। और ह्यूमंस के ऊपर अफेक्ट करने के कारण ना, मतलब जो पीजेंट थे ना उनको ऊपर भी अफेक्ट हुआ, और बहुत सारे डिजीजेस उन गाँव को जो है मतलब झेलना पड़ा। कुल 11 पंचायत का वो गाँव था, कुल 11 पंचायत, वहाँ पे 11 पंचायत के मतलब 11 गाँव के लोगों को वहाँ पर जो है डीडी का सामना करना पड़ा। और इसका एक पर्सपेक्टिव ह्यूमन के रूप से देख लीजिए, किसके ऊपर से, ह्यूमन की ओर से। आप एक पर्सपेक्टिव जो है किसके ऊपर से देखोगे, बायोलॉजी की तरफ से देखोगे। तो देखो हुआ ये कि ना, यहाँ से प्लांट था ना, प्लांट, अब प्लांट को खाएगा कौन भाई, प्लांट को खाएगा इंसेक्ट, इंसेक्ट ही खाएगा।
देखो अब डीडीटी था प्लांट को, मतलब प्लांट डीडीटी था तो प्लांट पे पहुंचा, प्लांट से इंसेक्ट में पहुंचा, और इंसेक्ट को कौन खाता है, तो इंसेक्ट को मान लो बर्ड्स खाते हैं, बर्ड्स। अब इन्हीं बर्ड्स में कौन था पता है, इन्हीं बर्ड्स में थे कौन, ईगल। और आपको पता है कि अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि सबसे आखिरी ट्रॉपिक लेवल में जितना भी देखोगे ना तो वो क्वाटरनरी ही होता है, जिसको आप एपेक्स प्रेडिटर ही कहते हो। तो ईगल, मुझे बताओ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, आपने 10% लॉ पढ़ा होगा, तो 10% लॉ में होता ही है, 10% लॉ में होता ही है कि भाई जो पॉइजन रहता है ना वो जैसे इसमें मान लो कितना है, 100 का पॉइजन है, तो इसमें 10% एक्स्ट्रा बढ़ा के देगा, यानी इसमें 1000 हो जाएगा, इसमें 10,000 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा, इसमें और ज़्यादा हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में ईगल को झेलना पड़ा क्या, डीडीटी का सामना। और इससे ना ईगल के जो अंडे थे ना, अंडे में सेल बनना बंद हो गए, और ईगल जो है ना वो धीरे धीरे जो है विलुप्त होने के कगार में आ चुका था। समझो भाई कितना खतरनाक हुआ। तो ये पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा था भाई, तो फिर डीडी को क्या किया गया, बैन कर दिया गया डीटीटी को। अब ये जो ईगल था ना, ये अगर ईगल मर जाता तो पूरा ट्रॉफिक लेवल खराब हो जाता, फिर आपका वेस्ट जो रहेगा उसको कौन खाता भाई बताओ। तो ईगल जो अगर मर जाता ना तो पूरा सिस्टम रहता है वो खराब हो जाता है, जिस कारण से हमने डीडीटी को बैन कर दिया। और इसी को क्या कहा जाता है भाई, एंडोसल्फान। एंडोसल्फान भी यही है, यानी कि इस ये जो हम लोग डीडीटी बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं, एंडोसल्फान। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा एंडोसल्फान से, क्योंकि डीडीटी से, तो आप लिख देना द टेक्निकल नेम ऑफ डीडीटी इज एंडोसल्फान। एंडोसल्फान इज अ पेस्टिसाइड विच इज डन इन अ ग्राम ऑफ केरला, मतलब कि केरला में वहाँ पर क्या होता है, ये परफॉर्म किया गया था, जिससे हम उन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ा। और बायोलॉजिकली अगर देखें तो इससे हमारा जो ट्रॉफिक लेवल है ये भी डिस्टर्ब हो रहा था। तो ये आपका एंडोसल्फान है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, डेवलपमेंट। मैं बता रहा हूँ भाई, इसी से क्वेश्चन पूछेगा, है ना, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल से, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, मेरी गारंटी है, बोल दिया ना मेरी गारंटी है। तो देखो अब आप जो है डेवलपमेंट जरा खुद सोच के देखो, डेवलपमेंट तभी आ सकता है जब आप जागरूक होंगे। मुझे बताओ डेवलपमेंट क्या किसी बुक पढ़ने से आ जाएगा या किसी की बातों सुनने से आ जाएगा? डेवलपमेंट तब आएगा जब आप खुद डेवलप्ड हो जाएंगे, है ना, जब आप खुद जो है नॉलेजेबल हो जाएंगे, आप खुद पढ़ लिख कर बहुत बड़े अफसर बन जाएंगे, तो आप बोलोगे भाई कि हम क्या हैं, एक डेवलप्ड पर्सन है, हम एक डेवलप्ड कंट्री के पर्सन है, यानी कि हम खुद क्या कर रहे हैं, अपने कंट्री को डेवलप कर रहे हैं। और डेवलप करेगा भी तो कौन, बंदर लोग आके थोड़ा ना बोलेंगे कि हम लोग अपने कंट्री को डेवलप करेंगे, आप ही लोग डेवलप करोगे। तो इसी के लिए ना एक आपको पढ़ना पड़ता है क्या, कैनल, इंदिरा गांधी कैनल। अब इंदिरा गांधी कैनल क्या है, तो देखो देखो पहले ना अनाज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, क्रॉप सिस्टम का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, तो ना जिस तरफ जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, इन चारों जगह में क्या हुआ, कैनाल का निर्माण कराया गया, किसके द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। ये जो है बहुत बड़ा कैनल है, बोले तो भारत का सबसे बड़ा कैनल जो आप बोल सकते हो कि क्या है, इंदिरा गांधी कैनल है। ये जो इंदिरा गांधी कैनल है ना, ये इतना ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया उन लोगों की, वहां पे हरित क्रांति आ गई, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आ गया। मतलब इतना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ कि क्या ही बोलूं, वहां पे 3-3 फसल लेने लग गए सब लोग। जैसे कि हम लोग मान लो जैसे खरीफ राबी हो गया, है ना, और क्या होता है, खरीफ राबी जायद रहता है, ठीक, खरीफ राबी और जायद रहता है। तो खरीफ राबी और जायद में जैसे हम लोग कई लोग जैसे इरिगेशन फैसिलिटी ना होने के कारण जायद में, यानी कि गर्मी सीजन में पूरा बंजर छोड़ देते जमीन को ऐसी खाली। तो यहाँ पे तीनों सीजन का क्या क्या लेना पड़ा इन लोग को, मतलब क्या ले रहे थे ये लोग, पूरा फूड ले रहे थे। तो इस प्रकार से कुछ आपका हरित क्रांति आती है, और एक कैनल के बारे में है। तो आप इसको भी अगर आंसर में आए तो लिख सकते हो, क्योंकि ये छोटा छोटा टॉपिक है और इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा रखा नहीं है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाने से कोई मतलब भी नहीं है। और कैनल के बारे में आपने बहुत सारे क्लासेस में पढ़ा है। अब कैनल क्या होता है मैं बता देता हूँ, देखो। तो आपने भाई ऐसा देखा होगा, कई जगह ऐसा स्लोप टाइप का बने रहता है, देखो ये, है ना, ओ ऐसे इसी से रहता है कि थोड़ा अंदर दबे रहते हैं, ये कुछ इस प्रकार। अब यहाँ से क्या होगा, पानी बहते बहते आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पोंगा लगा होता है, पोंगा मतलब कि पाइप, पाइप लगा होगा, और यहाँ पे क्या है, फार्मर लोगों को क्या रहता है, जमीन रहता है। तो अब ये जो पाइप रहेगा इससे इरिगेशन फैसिलिटी होगी, तब हमारा जो वाटर रहेगा, वाटर यहाँ जाएगा और अनाजों को क्या देगा, पानी देगा, और जिस प्रकार से हमारे अनाज जो है इरिगेटेड हो जाएंगे। इसी को बोला जाता है क्या, कैनल सिस्टम। और हमारे भारत का सबसे बड़ा कैनल क्या है, इंदिरा गांधी कैनल है, ठीक है। अब इसके बाद में ना आपका एक डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, है ना, डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें जो है बहुत सारे मूवमेंट हुए थे, जैसे चिपको मूवमेंट। जैसे कई लोग आदिवासी जो ट्राइबल पीपल रहते हैं ना, वो लोग ना, बताऊं भाई, ट्रैवल को भले आप लोग गंवार बोलोगे, पढ़े लिखे नहीं बोलोगे, लेकिन पता है आप लोग सबसे बड़े गंवार हो, मतलब हम भी हैं गंवार, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम भी नहीं है।
तो भाई सोचो यार, हम लोग ना जिससे जिंदा रहते हैं ना, हम लोग ऐसे ऐसे मतलब हम लोग कुत्ते से भी बदतर हैं। हम लोग बोलते हैं भले कुत्ता, कुत्ता तो अपने मालिक की, अपने घर की हिफाजत करने के लिए अपना जान दे देता है। तुम लोग भाई इस दुनिया में हो, अपना घर को साफ सुथरा नहीं रख पा रहे हो, क्या करोगे बताओ? कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं। देखो ट्राइबल पीपल लोग क्या करते हैं, उन लोग को ऐसा लगता है कि यही हमारी जिंदगी है, और सही बात भी है, क्योंकि प्लांट से उनका जिंदगी चलता है, उनका उनके वनस्पतियों से वो लोग बेच बाच के खाना वाना बनाते हैं, ठीक है। और जैसे कि उनका फल वगैरह रहेगा, उन्हीं को बेच के उनका जिंदगी चलता है। तो इसी प्रकार से ना वो वहां पर आपने देखा भी होगा कैसे बस्तर में किस प्रकार से बिरसा मुंडा ने क्या किया था, अपोज किया था ब्रिटिश सरकार का, कि भाई तुम ऐसा कैसे हमारा फॉरेस्ट, ऐसा कैसे तुम लोग हमारा फॉरेस्ट काटवा दोगे और कटवा के दूसरा चीज लगा दोगे, तो हमारी जिंदगी है। तो ट्राइबल पीपल पता है हम लोग से ज्यादा होशियार होते हैं और बहुत ज्यादा दिमाग होते हैं, बस इतना होता है कि उनमें एजुकेशन की कमी होती है, एजुकेशन की कमी होती है, जिस कारण से हम लोग उसको जो है ट्राइबल पीपल बोल देते हैं भले, लेकिन वो लोग पता है आजकल डेवलप होते जा रहे हैं, और वही लोग क्या करेंगे पता है, वही लोग क्या करेंगे, हमारे देश को विकास करेंगे, देख लेना, मेरी गारंटी है। क्योंकि जो लोग ना आजकल बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में घुस गए, उन लोग कभी नहीं कर सकते विकास, मैं बता रहा हूँ, मेरी गारंटी है। ठीक है, मोबाइल देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, इससे थोड़ी ना होगा यार देश का विकास। आप खुद कुछ करोगे तब होगा ना देश का विकास। तो अब ये जो है, ये बहुत सारे मूवमेंट्स आए थे जिससे हमारे रिसोर्सेज को क्या किया गया, कंजर्व किया गया, बचाया गया, है ना। अब इन्हीं में से ना आपको क्या लिखना है, कुछ पॉइंट लिखना है कि हम किस तरीके से अपने देश को जो है डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे, प्लांटिंग ऑफ, सबसे पहले तो यही लिखोगे कि प्लांटिंग ऑफ ट्री होना चाहिए। सबसे पहले हमें प्लांट ऑफ ट्री करना पड़ेगा। दूसरा कि हमें जो रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज को हद से बाहर, यानी कि जो आपका क्या बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उसे हद से बाहर यूज नहीं करने। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को तान के यूज करना, ले खींच के यूज कर, ऐसा मतलब तान के यूज करना है किसको, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को। और रिसोर्सेज को ऐसे यूज करना है कि वो हमारे डेवलपमेंट के लिए काम आए। ऐसा नहीं कि लेदरे टाइप कुछ भी यूज करे जा रहे हो, ऐसा यूज करना है जो हमारे देश के डेवलपमेंट में काम आए, लोगों के डेवलपमेंट में काम आए। पांचवा चीज आप ये लिखोगे कि हमें जो है सब जगह इरिगेशन फैसिलिटी देनी चाहिए, जिससे हमारा क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो लोग जो है वेल बींग बनेंगे, यानी कि अच्छे वेल बींग बनेंगे। और वेल बींग बनेंगे तो वही लोग क्या कर सकते हैं, उनका दिमाग का विकास होगा, और दिमाग का विकास होगा तो देश का विकास होगा। यही बताना चाह रहा था, ठीक है। तो आप 5 पॉइंट तो लिख दिए, 5 पॉइंट में 5 नंबर मिल जाएगा। एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ, उसको लिख देना। तो आप इसके इसमें ना इंदिरा गांधी कैनल का एग्जांपल ले देना कि किस प्रकार से इरिगेशन फैसिलिटी देते हुए पंजाब और हरियाणा, गुजरात और राजस्थान को इसने जो है डेवलप कर दिया, है ना। डेवलप्ड है भाई, है, बहुत डेवलप्ड है। देखा, आज भी हरियाणा वाले लोग भाई इतने तंदुरुस्त रहते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे फसलें ज्यादा होती है, फसलें ज्यादा होती है, यानी गेहूं खाएंगे भाई तान के, एकदम हटिया के खाते हैं, एकदम हम लोग जैसे भी मराठा टाइप थोड़ी ना रहते हैं, भयंकर हटिया के। और आप भाई, मैं तो उन लोग को सलाम करता हूँ यार, क्योंकि यार आज अगर वो लोग नहीं होते ना भारत में, तो हमारा जो रेसलिंग कम्युनिटी, यानी हमारा जो स्पोर्ट है, पूरा स्पोर्ट का धनिया बोआ जा रहता। वही लोग हैं बेचारे लोग जो हमारे स्पोर्ट को, कल्चर को बचा के रखे हैं, ठीक है। और मैं तो भाई छत्तीसगढ़ को बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ना इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं दोस्तों, तो पहले आपको अपने राज्य को डेवलप करना पड़ेगा। और राज्य को तब आप तभी डेवलप कर सकते हैं जब आप पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अपना रिप्रेजेंटेशन दे अपने राज्य की तरफ से। और ये तभी होगा जब आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, या फिर आप अच्छे से खेलोगे कूदोगे, तब होगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये जो आपका चैप्टर खत्म होता है, नहीं होता है, एक चीज और बचा है। तो एक बुक रहता है जिनको जॉन कार्सन जी लिखे रहते हैं, जिनका नाम रहता है साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग में उन्होंने ये लिखा रहता है कि किस प्रकार से हम अपने देश को डेवलप कर सकते हैं। और उन्होंने बताया था कि हमें जो है प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। और जो आपका रिसोर्सेस है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करना चाहिए। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को तो हद से ज़्यादा यूज ही नहीं करना चाहिए, और रिन्यूएबल को तान के यूज़ करना चाहिए। ये बताया था कि इन्होंने जॉन कार्सन ने, लिख देता हूँ नाम, कार्लसन जॉन कार्लसन जी ने लिखा था, ठीक है। क्या था, साइलेंट स्प्रिंग। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है, मतलब इससे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से इतना डिप तो नहीं पूछेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म।